सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती है। सक्रियता और कला की दुनिया में समान कौशल के साथ नायडू एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और 20वीं सदी की आरंभिक भारत की एक प्रसिद्ध कावित्री थी। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर साल 13 फरवरी को उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में सरोजिनी नायडू के जीवन से जुड़े तमाम सारी जानकारी आपको बताएंगे। बने रहें आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक प्रतिष्ठित बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। नायडू को अपने पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय से प्रगतिशील विचार विरासत में मिली थी, जो एक प्रगतिशील विचारक और शिक्षा के समर्थक थे। उनकी मां बरदा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय एक बंगाली कावित्री थी, जिन्होंने उन्हें भाषाओं और कविता के लिए असाधारण योग्यता प्रदान की। यह खोज और काव्य प्रतिभा का मिश्रण था, जिनमें एक राष्ट्रवादी और कवि के रूप में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए बीज बोया। उनके परिवार के प्रगतिशील माहौल में बचपन से ही उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सरोजनी नायडू ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो उस समय एक साधारण उपलब्धि थी, खासकर एक युवा लड़की के लिए। भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विदेश में अपनी आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया, जो उस समय भारतीय महिलाओं के लिए एक दुर्लभ अवसर था। विदेश में उनकी पढ़ाई की यात्रा में किंग्स कॉलेज, जो कि लंदन में है, और उसके बाद ग्रेटर कॉलेज में शिक्षा शामिल है। इंग्लैंड में उनकी शिक्षा ने साहित्य के बारे में उनकी समझ को और समृद्ध किया और एक लेखक के रूप में उनके कौशल को निखारा। इसके अलावा यह वह अवधि थी जब सरोजनी नायडू स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचार से परिचित हुई। इंग्लैंड में ब्रिटिश और भारतीय बुद्धिजीवियों के साथ उनकी बातचीत ने उनकी राजनीतिक चेतना को जगाया था और वे भारत की राजनीतिक स्थिति और बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अधिक जागरूक हो गई। इंग्लैंड में यह विविधतापूर्ण अनुभव भी था, जिसमें साहित्य जगत में उनके भविष्य की भागीदारी के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया। एक कवि के रूप में सरोजनी नायडू का विकास एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उनकी प्रारंभिक प्रतिभा, साहित्यिक अन्वेषण और अपने समय के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के साथ गहन जुड़ाव शामिल था। उन्होंने बहुत कम उम्र में लेखन के कार्य को शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने साहित्यिक कृतियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह तैयार कर लिया था, जिसे उनकी कविताओं के पहले संग्रह के रूप में संकलित किया गया था। बहुभाषी परिवार में पली बड़ी नायडू की प्रारंभिक कविता में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत समाहित है। इंग्लैंड में उनकी शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी साहित्यिक परंपराओं और प्रमुख कविताओं की रचना से परिचित कराया। इसमें उनके साहित्यिक क्षितिज का विस्तार हुआ और उनके विषयगत और शैलीगत विषयों पर प्रभाव पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी साहित्यिक रचनाएं भारतीय विषयों और अंग्रेजी कविता में एक आदर्श मिश्रण के रूप में उभरी है। सरोजनी नायडू की साहित्यिक विरासत में भारतीय संस्कृति, परिदृश्य और उनके स्वतंत्रता संग्राम की भावना को खूबसूरती से व्यक्त करने वाली रचनाओं का संग्रह शामिल है। उनकी शुरुआती रचनाओं में भारतीय परिदृश्य और जीवन का जीवांत चित्रण के साथ साथ भावनात्मक गहराई भी दिखाई देती है। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी ने उनके लेखन को प्रभावित किया और उनकी कविताओं में राष्ट्रवाद की भावना और औपनिवेशिक शासन की सूक्ष्म आलोचना झलकती है। समय के साथ साथ उनकी कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी अधिक सीधे तौर पर संबोधित किया जाने लगा, खासकर महिलाओं के अधिकारों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे शामिल थे। सरोजनी नायडू की साहित्यिक कृतियां भी हैं। इनमें से पहला है द गोल्डन
थ्रेशोल्ड या सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह था, या 1905 में प्रकाशित हुआ था और इसका नाम हैदराबाद में उनके पारिवारिक घर के नाम पर रखा गया था। दूसरा है द वर्ड ऑफ टाइम। 1912 में प्रकाशित इस संग्रह में देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं शामिल हैं, जो नायडू के अपने देश के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाती है। तीसरा है द ब्रोकन विंग। यह संग्रह नायडू की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। हैदराबाद के बाजारों को शामिल किया गया है। द सेपरेट प्लूटन सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। नायडू की कविताओं का यह संकलन उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ और इसमें ऐसी कविताएं शामिल हैं जो भारतीय परंपरा के सार को अंग्रेजी भाषा के साथ कलात्मक रूप से पिरोती है। द फेदर ऑफ द डॉन। 1961 में प्रकाशित इस पुस्तक को संपादन उनकी बेटी पद्मजा नायडू ने किया था। इस संग्रह में नायडू की सबसे पहली अप्रकाशित कविताएं शामिल हैं। उनकी साहित्यिक कृतियों में कई अन्य उल्लेखनीय कविताएं शामिल हैं। उनकी कविताएं अपनी गीतात्मक सुंदरता और देशभक्ति के जोश के लिए प्रसिद्ध हैं और भारत की कोकिला के रूप में उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। उनके समय में पूरे भारत में राष्ट्रवादी जोश और ब्रिटिश शासन से आजादी की बढ़ती मांग जोर पकड़ रही थी। इन सब बातों ने नायडू को गहराई से प्रभावित किया और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अपनी कविता को राष्ट्रवाद के प्रचार का सशक्त माध्यम बनाने के साथ साथ उन्होंने अपने समय में आयोजित कई आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सरोजिनी नायडू द्वारा महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना भारत के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण का एक अनिवार्य हिस्सा था। महिलाओं की मुक्ति के लिए उनकी प्रतिबद्धता समानता और न्याय में उनके विश्वास पर आधारित थी, जो एक स्वतंत्र और प्रगतिशील भारत के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में नायडू के बहुमुखी प्रयासों को देखा जा सकता है। अगस्त 1947 से भारत की आजादी से लेकर 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू की मृत्यु तक का समय बहुत छोटा था। हालांकि इस संक्षिप्त अवधि के दौरान भी नायडू ने कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। स्वतंत्रता के बाद भारत में सरोजिनी नायडू के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति थी, जिस पद पर वे अपनी मृत्यु तक रहीं। नायडू किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली राज्यपाल है। इस ऐतिहासिक नियुक्ति ने न केवल लैंगिक बाधाओं को तोड़ा, बल्कि स्वतंत्र भारत में उच्च स्तरीय प्रशासनिक भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक मिसाल भी पेश किया। सरोजिनी नायडू के जीवन से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।